तो आज अपना टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न बने हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। लगभग 70 साल पहले, दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। लास्ट के 3 लेक्चर आपने देख लिए, समझ में आ चुका होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। जो कंप्यूटर का विकास हुआ था ना दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। यानी कि 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का मतलब नाम वाम आया था कि हाँ ठीक है, ऐसी कोई डिवाइस बनेगी, जैसे अपन अभी बात करते हैं ना, ऐसी कोई डिवाइस बनेगी जिस रेज को, ऐसी कोई डिवाइस बनेगी जिससे किरणें निकलेगी और वो किरणें परमाणु बम पे गिराई जाएगी और परमाणु बम डिफ्यूज हो जाएगा। ऐसी बातें अभी चल रही है वर्तमान में। आपको इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें आप देखते हैं, पढ़ते रहते तो आपको पता चलेगा। लेकिन 70 वर्ष पूर्व ऐसी बातें चली थी कि ऐसी डिवाइस बनेगी, ऐसी ऐसी कंप्यूटर आएगा, और उस हिसाब से ये वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हाँ, बातें हो के हाँ भाई ठीक है, ऐसी कुछ है, लग गया था लोगों को। इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र तक ही सीमित है। यानी बन तो ये गया था, लेकिन क्या हुआ था, जो विज्ञान का क्षेत्र है, अब बहुत सी डिवाइस है जो सिर्फ इसरो नासा यूज कर सकते हैं, तो उनको ही पता है, दुनिया को थोड़ी पता। उसी हिसाब से कंप्यूटर का पता नहीं था, लेकिन तकनीक के आधार पर इसको पीढ़ियों में वर्गीकृत किया। यानी कि किस किस प्रकार से इसकी पीढ़ियां रही, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उस हिसाब से। तो यहाँ पे तमाम जो जनरेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं एक बात फिर से अब आपको बता दूं, टोटल 5 पीढ़ियां यानी 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज करते हैं, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो वर्तमान में कौन सी जनरेशन के करते हैं, 5वीं के, ठीक है। और कुछ कुल कितने हैं, टोटल 5 ही जनरेशन है। तो हम पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से जो शुरुआत में हुए थे, जो कौन कौन से थे कंप्यूटर, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये सन याद रखना है। आप पिछले ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे, मॉक टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट में आपको करवा दूंगा आपका, मैं हमारे साइट पे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो आपको पूरा डेटा कंफर्म हो जाएगा। 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी की कंप्यूटर हमने यूज किए, यानी कि हमारे पूर्वजों ने। 1942 1942 से 1955 इस पीढ़ी के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डीप देता हूं, मैं समझाता हूं आपको, ऐसे आप समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो। 1942 में होता क्या था, वैक्यूम ट्यूब होता था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या हो गया दोस्तों, अभी अपना प्रोसेसर होता है ना, आपको दिखाता हूं, बिल्कुल आपको तब समझ में आएगा। अभी जो प्रोसेसर होता है, ये इंटेल का i7 प्रोसेसर है, इसकी इमेज यहाँ पे आपको दिखेगी, इस प्रकार का प्रोसेसर होता है। लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इसमें बदलाव आ चुका है, हर एक तरीके से ये चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन पहले के जमाना था, उसमें इंटेल का प्रोसेसर यूज में नहीं होता था, उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, अगर आप इनको देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती थी दोस्तों, इस प्रकार की, ये प्रोसेसर में काम आती थी। तो होता क्या था, इन वैक्यूम ट्यूब में सेमीकंडक्टर्स लगे होते थे, और बिल्कुल वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, निर्वात होता था। तो होता क्या था, निर्वात यानी वहां पे न तो हवा होती थी न पानी होता था, मतलब कुछ नहीं होता था। किसी रूम के अंदर से समस्त हवा बाहर निकाल दी जाए, वहां कोई माध्यम नहीं बचे, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। आपको दिख रही है वैक्यूम ट्यूब, इसके माध्यम से जो आपकी गणनाएं हैं, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है, उसका फायदा क्या होता है, वो क्या करता है, आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है। आपकी गणना की जो स्पीड है, आपने कुछ भी प्रोग्राम उसमें रन कराया, उसको इंक्रीज करता है, और उसके माध्यम से आपको हर एक चीज वो आपके सामने लाता है जीयूआई पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। तो यहाँ पे प्रोसेसर अपना पूरा काम आता है। उस जमाने में प्रोसेसर का आविष्कार इतना बढ़िया नहीं हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब हम पहली जनरेशन में यूज करते थे। तो आपको थोड़ा थोड़ा लगा पता कि क्या होता है वैक्यूम ट्यूब, कैसे होता है, इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा। ये वैक्यूम ट्यूब है, पूरी ट्यूब जैसी है, मतलब ये पूरा बहुत बड़ा होता था। ये करीबन 4-5 फीट करीबन का भी होता था पहले, जब वैक्यूम ट्यूब पहली बार बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे इसको छोटा किया गया उसी जमाने में, और उसके बाद कंप्यूटर अपने पास पहली बार मिला। तो उसमें कौन सा होता था, वैक्यूम ट्यूब। ये कब, कौन सी पीढ़ी का जनरेशन है, पहली पीढ़ी का। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कब हुआ था ये, 1942 से 1955 तक ये चला। ये वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पर चित्र दे रखा है, आपको समझ में आएगा। देखो कितना बड़ा ये आदमी खड़ा हुआ है, तो भी ये कंप्यूटर ही है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। समझ में आया कुछ।
वर्तमान में i7 अपन यूज कर रहे हैं, IBM के भी प्रोसेसर आते हैं, दो ही कंपनी मुख्यतः ये प्रोसेसर बनाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी। समझ में आया बात? समझ में आ गया ना? इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार, एक पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार का बहुत बड़ा होता था और गति धीमी होती थी। दोस्तों पहले क्या था, सेमीकंडक्टर्स तो थे ही नहीं, तो सेमीकंडक्टर का काम कौन करता था? वैक्यूम ट्यूब करती थी। वैक्यूम ट्यूब करती थी तो उसमें सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है वो बहुत ईजी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। ये थोड़ा डीप हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं था, सेमीकंडक्टर का भी इतना कोई यूज होता नहीं था, इस वजह से वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयोग होते थे। अभी भी आप जब आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसको खोल के तोड़ के देखेंगे, कभी कभी अगर खराब कंप्यूटर हो गया तो आपको उसमें एक मैग्नेटिक टेप मिलेगी। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? उसमें चुंबकीय ड्रम टाइप का वो होता है। वो चीज वहां पे भी यूज होती थी जब पहली पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर थे। इनमें मशीनी भाषा, असेंबली भाषा प्रचलित थी। दोस्तों मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आपको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, और असेंबली लैंग्वेज भी उसमें कन्वर्ट करता है। वो अपन जो देते हैं उसको इनपुट, वो अपनी लैंग्वेज में होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रमुख कंप्यूटर आपको याद रखना है ENIAC और एडवेक थे। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थे। दोस्तों पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब पे, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर पे। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर पे क्यों आधारित थे? प्रश्न आता है आपके दिमाग में। इसलिए आधारित थे क्योंकि तब ट्रांजिस्टर का निर्माण हो चुका था, और फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर थे तब ट्रांजिस्टर का निर्माण नहीं होता है। ट्रांजिस्टर के बारे में आपको थोड़ा मैं डिटेल दूं। ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक डिवाइस है, और ये बेसिकली सिलिका या जर्मेनियम का बना होता है। सबसे बेस्ट जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक जो होता है सबसे बढ़िया होता है वो जर्मेनियम होता है, जी उसका फॉर्मूला होता है और सिंबल होता है उसका। और SI जो है, सिलिका जो है, वो अपना उससे नीचे वाला सेमीकंडक्टर होता है। अब जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर यूज किस प्रकार से होगा। ट्रांजिस्टर उसी डिवाइस में, कंप्यूटर में एज ए प्रोसेसर यूज हो रहा है। बाकी सारी डिवाइसेस सेम है। दोस्तों काम जो हो रहा है ना जनरेशन में, वो प्रोसेसर पे ही हो रहा है ज्यादातर। उसके बाद अलग अलग चीजों पे काम करना शुरू किया। तो वहां पे जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे तो बड़ी थी, ट्रांजिस्टर आने के बाद छोटा हो गया। सीधी बात है, मैं बात किया था नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हर बड़ी चीज को छोटी करते जाते हैं। इसके अनुसार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में यह आकार छोटा था और विश्वसनीय अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से कार्य करता था, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर तो वाकई में अच्छी तरह से काम करेगा। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी जो आती है उसमें होता है, उस समय मेमोरी स्टोरेज की तकनीक में सुधार हुआ। एक तो प्रोसेसर, एक मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज के लिए उन्होंने क्या किया, पहले अब दो मेमोरी कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती थी, वो ट्रांजिस्टर की मेमोरी को एज ए ट्रांजिस्टर को प्राइमरी मेमोरी यूज करते थे। और जो आपका मैग्नेटिक टेप, मैंने बताया ना मैग्नेटिक क्या होता है, हार्ड डिस्क टाइप का जो होता है अपने पास अभी भी, मैग्नेटिक जो टेप थी उसको आपको सेकेंडरी मेमोरी में इस्तेमाल करने लग गया। तो आपका जो स्टोरेज होगा वो कहाँ होगा, सेकेंडरी में। और जो ओपन होगा, जैसे आपने कोई चीज ओपन करी तो वो कहाँ ओपन होके आ रही है, कंप्यूटर स्टार्ट होते बूट होता है ना, वो आता है प्राइमरी मेमोरी से। अब कुल मिला के मेमोरी की समस्या भी हल होगी, विश्वसनीयता बढ़ गई, आकार भी छोटा होगा, तो सेकंड जनरेशन में सुधार हुआ ना कुछ। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में लागत में जो मूल्य थे उनमें कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि एक तो आपके पास कंप्यूटर इतना बड़ा है जो कमरे में रख रहे हैं आप, वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब कांच की होती है, पहले उसमें वैक्यूम क्रिएट करो, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ भी, ट्रांजिस्टर बहुत छोटी चीज होती है। अब इन कंप्यूटर की लागत में कमी आ गई, स्पीड बढ़ गई, मेमोरी डिवाइडेशन हो गया और तकनीक में सुधार हो गया। चार मिली सेकंड जनरेशन में। अब इनके नाम क्या है साहब? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है IBM 70 सीरीज का। IBM ने ये किए थे, IBM 1600 सीरीज का और CDC 3600 सीरीज आदि के प्रमुख कंप्यूटर थे। इस प्रकार से आप द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर देख सकते हैं। ये उससे आकार में छोटे हैं और ये ट्रांजिस्टर है अपना, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये पूछ लिया था। अब ये 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया, जहां पे आपके पास आया आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप टीवी में मदरबोर्ड खोल के देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे आईसी लगी होती है। आईसी का निर्माण तभी हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या कर दिया, आईसी कर दिया। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें पोर्ट्स होते थे एक आईसी में,
32 पोर्ट भी हो सकते हैं, 8 पोर्ट भी हो सकते हैं, 7 3 2, ये वेरी करते रहते हैं किस प्रकार से आपको 12 66 आईसी तो कुछ और पोर्ट होंगे, और आईसी तो उस प्रकार से होता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से उसके पोर्ट्स होते हैं, कोई फिक्स नहीं होते। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, जिससे ट्रांजिस्टर के स्थान पे अब एक बार बताऊं आपको मैं, जब आपने पहले वैक्यूम ट्यूब थी, पहले में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, याद हो रहा है कुछ? क्यों कर रहे हैं हमें सब, समझ में आया कुछ? हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी स्पीड जो है कंप्यूटर की वो इंक्रीज करना है, प्लस उसकी साइज बहुत बड़ी है, वो छोटा करना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं और इस पे आज भी काम हो रहा है। पहले i3 आता था, i3 अच्छा चलता था, बुरा चलता था, लेकिन फिर भी हम i5 लाए, फिर उसके बाद हम i7 लाए। क्यों लाए? क्योंकि उससे स्पीड इंक्रीज हो रही है, तकनीक में विकास हो रहा है, इसलिए हम मॉडिफिकेशन करते हैं। आईसी समझ में आ गया? आईसी क्या होता है? इस प्रकार का आईसी का डायग्राम है, और यहाँ पर आईसी का उपयोग होने लगा, तो उससे हर एक बात हम क्यों कर रहे हैं, पहले नंबर से किया, दूसरे पे किया, तो आपको ये ध्यान रखना है, मेमोरी बढ़ेगी, गति तीव्र होगी, लागत में कमी आएगी। सब हो गया इसमें, इसमें भी तो ये लिखा होगा यहाँ पे, देखो, आकार छोटा हुआ, आकार छोटा हुआ, गति तीव्र हुई, मेमोरी बढ़ गई, लागत में कमी आ गई। तो इससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ी, विश्वसनीयता मतलब यानी इसकी प्रसिद्धि, हाँ यार किसी को लगने लगा कंप्यूटर एक डिवाइस है, ठीक है, लेना चाहिए, अच्छी चीज है, वो लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अभी कंप्यूटर का साइज आप देख रहे हैं, ये छोटा और हो गया, पहला कितना बड़ा था, इतना बड़ा, आदमी भी खड़ा है, कंप्यूटर भी यहाँ है, फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर उससे छोटा हुआ, आदमी बैठ गया, फिर इससे ऐसे फोटो के माध्यम से सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब आपको सन बताना है, सन 1964 से 1975, 1975 के बाद 1989 की चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी के बाद हम पांचवी पीढ़ी आज यूज करते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने में एकीकृत परिपथ यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई, ये बात ध्यान रखना, वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया बहुत से एग्जाम में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये होता है वीएलएसआई का फुल फॉर्म। वीएलएसआई दोस्तों क्या होता है, ये जैसे आपने कभी देखा हो तो, आपने एफएम रेडियो जो पहले आते थे 2010 2011 में, उसको तोड़ के देखा होगा, तो एक प्लेट होती है उसमें, पीले कलर की, चमकीले कलर की, उस प्लेट पे सोल्डरिंग हुए होते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, तो उस प्लेट में जो डिजाइन होते हैं ना, उसी टाइप को डिजाइन को हम क्या कहते हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ही डीपली मैंने आपको बता दिया, अब आप कभी भूलोगे नहीं, समझे क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लार्ज होता है, उसमें देखा कितना कितना बड़ा सर्किट होता है, बहुत ही छोटा छोटा बारीक 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 होता है, और उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का मतलब उसमें एक एक चीज जोड़ते हैं, और क्या होता है, सर्किट होता है ना, तो क्या हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया, उसमें क्या है, सर्किट वही से क्या हो गया, वेल से, याद हो गया आपको। इस परिपथ में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जा सकते हैं, सर्किट के समान होता है, मतलब इतना छोटा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मतलब जो आपने ट्रांजिस्टर यूज किया उसके समान के बहुत सारी चीजें इसमें लगाई जा सकती है, तो उससे क्या हो गया, फायदा हो गया भाई, वहां पर तो ट्रांजिस्टर कम यूज हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का काम इतने सारे वो काम एक ही कर रहा है, तो हो गया ना गति में परिवर्तन। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने 404 इंटेल 4004 तैयार किया था। अब यहां से इंटेल का शुरुआत होता है दोस्तों। पहले कौन आया था? पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर आया अपना ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद आपने आया इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद अपना आ गया इंटेल वाला। अब यहाँ पे भी वर्तमान में भी हम इंटेल ही यूज करते हैं। इंटेल 4004 तैयार हुआ, इस छोटे से चिप में माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। अभी इंटेल वाला कौन सा मैंने आपको दिखाया ही था, ये अपना इंटेल है, ये छोटा सा चिप है ना, ये रखा होता है, आपको भी कंप्यूटर खोल के देखना, कोर i7, ये वर्तमान में यूज करते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से इंटेल आ गया, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। इस प्रकार से चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर आ गया, इस प्रकार का ये हो गया पूरा, देखा था आपने था, और ये कंप्यूटर हो गया। यहां से आया है कंप्यूटर जो अपन यूज करते हैं, ये कौन सी, 4th पीढ़ी का है। वर्तमान में हम कौन सी पीढ़ी का यूज कर रहे हैं? वर्तमान में करते हैं 5 पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर डेस्कटॉप कहा जाने लगा, और वर्तमान में हम कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर यूज करते हैं? वर्तमान में करते हैं हम 1989 से वर्तमान में अभी तक जो यूज करते हैं, ये तमाम पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में यूज करते हैं। अब ये रोबोट और सब चीजें, तो बेसिकली समझ में आप 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, और 5वीं पीढ़ी में कौन सा यूज कर रहे हैं? इंटेल यूज कर रहे हैं। और चौथी पीढ़ी में कौन सा आया था? इंटेल आया था। कौन सा आया था? इंटेल 4004, नंबर याद रख लेना।
और ये सन याद रख लेना। इस प्रकार ये महिला है, रोबोट के अंदर भी ये कंप्यूटर ही होता है। तो आपको ये सब कुछ पता चल गया है। हम बात करते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र कार्य प्रणाली में कंप्यूटर कैसे काम करता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर में मुख्यतः 3 सिस्टम्स होते हैं, 3 सिस्टम से मिलकर बना होता है और 3 सिस्टम में ये पूरा काम कर देता है। आईए के पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार से वो कंप्यूटर जो है एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, हिंदी में क्वेश्चन था। सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से सोल्व करेगा ये। तो बहुत ही इजी तरीके से हम समझते हैं कंप्यूटर को प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये देखिए कि सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे बिजली आपको समझ में आया। जैसे अपन को कोई काम करना है, कंप्यूटर को हमने बोला कि कोई काम करिए, हमने उसको इनपुट दिया, तो पहले क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इनपुट लेगा। हम उसको कहा कि ए और बी को जोड़, ए और बी को जोड़, तो सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट ले लिया उसने, आगे इनपुट, स्टार्ट से इनपुट आगे ए और बी को जोड़ेगा तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, मान लो कि रिजल्ट सी है, तो सी बराबर ए प्लस बी। प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले सी एज ए सम ऑफ द ए और बी, यानी कि ए और बी का जोड़। और फिर उसके बाद क्या होगा, एंड प्रोसेस, ये एंड हो गया। समझ में आया किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे अपन ने उसको इनपुट दिया, इनपुट, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, जैसे इनपुट दिया फिर उसने इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया। ये का ये एज इट इज क्वेश्चन बना था कि किस प्रकार से काम करता है। फ्लो चार्ट पे आपको समझ में आ गया किस प्रकार से, पहले स्टार्ट किया उसने, फिर उसके बाद इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दिया, फिर एंड। ये आगे समझ, जिस प्रकार से हम आगे समझे, ये अपना एप्लीकेंट है, अपन है यहाँ पे। अब कंप्यूटर को अपन को काम करवाना है, कैसे काम करता है, हमको प्रिंट देना है। तो ये यहाँ से अपन बैठे हुए हैं, यहाँ से सबमिशन देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम जो है। और यहाँ से अब जैसे अपने इसको इनपुट दिया तो प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोसेस करेगा, प्रॉब्लम अलर्ट करेगा और उसके बाद रिसिप्ट दे देगा। सिंपल सी बात, कंप्यूटर के एप्लीकेशन में सब आता है। आगे अपन देखें, जैसे मान लो कि अब सिंपल सा देखते हैं, एक रोबोट बना दिया आपने। रोबोट बनाने के बाद में, और रोबोट का काम ये है कि जैसे ही बरसात आए आपको छाता खोल के देना है। तो रोबोट क्या करेगा, पहले स्टार्ट करेगा, बरसात आते, आस्क इज इट राइट टुडे, इज इट रेनिंग टुडे, यानी आज बरसात हो रही है। आप कहोगे हो रही है, बटन दबाएंगे, आप बटन दबा दिया आपने। अगर नहीं हो रही है तो लीव अम्ब्रेला एट होम, तो घर को घर पे छोड़ देगा, यानी ये रह जाएगा। और अगर हो रही है, इट्स रेनिंग, तो एक एक अम्ब्रेला आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर काम करता है। ये अम्ब्रेला का एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं समझ में आ गया। सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब सिस्टम यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का वो मुख्य भाग है जहां केंद्रीय संसाधन यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म आया था, सीपीयू है अथवा सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लेना, मैंने कहा था ना बुक लेके बैठा करो, नोटबुक। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई युक्तियां एंड डिवाइस होती हैं। यानी कि सीपीयू होता है, उसमें सब कुछ होता है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के सारे पोर्ट्स होते हैं, सर्किट लगे होते हैं, सब कुछ होता है। और फिर आती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर की वो सिस्टम यूनिट होती है जो डाटा प्रोग्राम विवरणों को प्रदर्शित की जाने वाली युक्तियों को इनपुट यानी आगम कहलाती है, यानी जहां से हम उनको इनपुट देते हैं। अब इनपुट तो आपको पता होगा इसी, कहां से इनपुट देते हैं हम, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ। आउटपुट समझ में आ गया, प्रिंटर हो गया, और भी स्पीकर वगैरह हो गए, ये सब आउटपुट हो गए। इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट आपको समझ में आ गया। सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो सर मैंने बताया ना डायग्राम में। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फिर से दोबारा कि ये जैसे अपन को स्टार्ट किया, तो यह कहां से होगा, इनपुट डिवाइस से। आउट, ये रिजल्ट आ गया अपना ए प्लस बी का, ये कहां से होगा, आउटपुट। और ये क्या हो गया अपना सिस्टम यूनिट, यहां से अपन ने क्या लिया, सिस्टम लिया, प्रोसेस किया सिस्टम ने। तो सिस्टम कहां पे, सीपीयू में। ये क्या हो गया, इनपुट, ये क्या हो गया, आउटपुट। समझ में आ गया, यानी ये हो गया मॉनिटर का पार्ट, ये हो गया माउस कीबोर्ड का पार्ट, ये हो गया सीपीयू का पार्ट। समझ में आ गया। अब यहां से अपन देखते हैं, इस डायग्राम से बिल्कुल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है। केंद्रीय प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। सीपीयू में क्या होती है, एक तो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है सेकंड स्टोर मेमोरी। अब इसको आसानी से आप समझिए दोस्तों, ये डायग्राम बहुत कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर देगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने यहां से इनपुट दिया, वापस उस डायग्राम पे आ जाइए, ये इनपुट दिया, स्टार्ट किया,
फिर क्या मिला, आउटपुट मिला। अपन को आउटपुट क्या मिला है, सी बराबर सम ऑफ ए और बी। हमारा इनपुट क्या था, ए और बी को जोड़ना, ए और बी को जोड़ के क्या किया उसने, सी पैदा किया। तो यहाँ क्या मिला हमको, आउटपुट मिला। अब बीच में क्या हो रहा है, ये सी बराबर ए प्लस बी। सी बराबर ए प्लस बी कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये सी किया कैसे, जोड़ा कैसे उसने, भाई आपने कुछ काम दिया ना, वो किया कैसे उसने। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक आप समझते हैं, अंक गणितीय गणनाएं, और लॉजिक यानी तार्किक गणनाएं, जैसे कोई भी काम होता है रीजनिंग वाला उस टाइप का। तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, आपने जो भी डेटा दिया ना उसको प्रोसेस करता है, यानी कि जोड़ता है, जोड़ने की इसमें क्षमता होती है। प्रोसेसर में प्रोग्राम हो रखा है, मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, कंट्रोल यूनिट, ये उसको कंट्रोल करती है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो मान लो कोई आपने मूवी का चला दिया, जैसे मान लो आपने किसी भी उसको ओपन किया कंप्यूटर में, और वो खुलता है जाए खुलता है जाए खुलता है जाए, बंद ही नहीं हो, होता है ना कई बार ऐसा, एकदम स्क्रीन पे स्क्रीन स्क्रीन पे स्क्रीन, कैसे होता, कब होता है वो तब होता है जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो काम करना बंद कर देता है, और फिर उसके बाद आता है मेन मेमोरी, तो फिर वो स्क्रीन खुलती 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 जाती है। इसके लिए अपन एंटीवायरस यूज करते हैं। मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है जहां से आपका होता है, जो आपके रैम होती है उस टाइप की, और सेकेंडरी मेमोरी अपनी होती है जहां पे अपन स्टोरेज करते हैं। तो सबको समझ में आ गया आपको किस प्रकार से ये काम करता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम और भी कहीं महत्वपूर्ण जानकारियां, मेमोरी किस प्रकार से काम करती है, क्या होता है।